नमस्कार। हाँ बिल्कुल। ये विक्टर फ्रैंकल की किताब अर्थ की खोज के कुछ खास हिस्सों पर आधारित हैं। हमारे पास कुछ नोट्स हैं, किताब के अंश भी हैं जी। और ये हमें बताते हैं कि कैसे इंसान भयानक दुख मतलब तकलीफ के बीच भी, जैसे वो नाजी कंसंट्रेशन कैंप थे, हाँ उन अकल्पनीय हालात में भी जीने का मतलब और उम्मीद वो कैसे बनाए रख सकता है। सही। तो हमारा मकसद है कि इन विचारों की गहराई में उतरें और समझें कि ये जो मानवीय जिजीविषा है, मतलब जीने की जो इच्छा है, वो कैसे काम करती है। बिल्कुल। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक दर्दनाक कहानी नहीं है, है ना? हाँ, हाँ इन्हीं अनुभवों से असल में एक पूरा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत निकला, लोगोथेरेपी। हाँ, यानी अर्थ चिकित्सा। ये एक ऐसा नजरिया है जो मानता है कि इंसान की सबसे गहरी प्रेरणा अपने जीवन में कोई अर्थ, कोई मायने ढूंढना है। अच्छा, तो ये स्रोत हमें सिर्फ वो भयानक सच्चाई ही नहीं दिखाते, बल्कि इंसान की वो कमाल की क्षमता भी दिखाते हैं, जिससे वो उन हालात से ऊपर उठकर भी अपने होने का उद्देश्य खोज सकता है। तो चलिए इसको थोड़ा और खोलते हैं। इन दस्तावेजों से जो तस्वीर सामने आती है वो तो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। हाँ बहुत। कंसंट्रेशन कैंप में हालात मतलब सिर्फ मुश्किल नहीं थे, वो पूरी तरह से अमानवीय थे। बिल्कुल। कैदियों से उनकी पहचान छीन ली जाती थी, वो सिर्फ एक नंबर बन जाते थे। उन्हें लगातार भूखा रखा जाता, जितनी उनकी क्षमता नहीं थी उससे ज्यादा काम, कड़ाके की ठंड, बीमारियां, इनसे लगातार जूझना पड़ता था। जी। और जैसा इन विवरणों में लिखा है, मौत तो हर पल हर कोने में थी, चाहे वो गैस चैम्बर का सीधा डल हो या फिर भूख, थकावट या बीमारी से धीरे धीरे खत्म हो जाना। और इसका शारीरिक असर तो भयानक था ही, पर मानसिक असर शायद उससे भी ज्यादा गहरा था, जैसा फ्रैंकल ने खुद अनुभव किया और लिखा भी है। शुरू में ज्यादातर कैदी एक गहरे सदमे में होते थे, उन्हें यकीन ही नहीं होता था कि ये सच में हो रहा है उनके साथ। फिर धीरे धीरे वो जो लगातार दर्द और अनिश्चितता थी माँ, उससे बचने के लिए शायद उनमें एक तरह का भावनात्मक सुन्नपन आ जाता था, उदासीनता। सुन्नपन मतलब वो जीने मरने की परवाह करना जिसे छोड़ देते थे, फर्क मिटने लगता था। शायद ये दिमाग का खुद को बचाने का एक तरीका था, उस असहनीय दर्द से थोड़ा कट जाने का। लेकिन ये उदासीनता, ये एपैथी, ये बहुत खतरनाक भी थी। खतरनाक? बचाव का तरीका होकर भी खतरनाक कैसे? खतरनाक इसलिए क्योंकि जैसा इन अनुभवों से पता चलता है, इसी उदासीनता में डूबकर कुछ लोग वो पूरी तरह से उम्मीद छोड़ देते थे। अच्छा। जब भविष्य में कुछ नजर न आए, जब लगे कि अब कुछ नहीं बचा, तो जीने की इच्छा ही खत्म हो जाती थी। हाँ, ये तो। और कई बार ये मानसिक हार शारीरिक मौत से पहले आ जाती थी। जब अंदर से लड़ने की ताकत ही खत्म हो जाए, तो शरीर भी साथ छोड़ देता था। ये भावनात्मक सुन्नपन अगर बहुत बढ़ जाए, तो इंसान को बिल्कुल बेबस बना सकता था। यहीं पर बात वाकई दिलचस्प और थोड़ी सी मतलब विरोधाभासी सी लगती है। फ्रैंकल ने, जैसा इन नोट्स में भी जिक्र है, एक बड़ा जरूरी पैटर्न देखा। उन्होंने पाया कि जिन कैदियों के पास जीने की कोई ठोस वजह थी, कोई मकसद था जिसे वो भविष्य में पूरा करना चाहते थे, उनके बचने की संभावना ज्यादा थी। अब ये मकसद कुछ भी हो सकता था, किसी अपने से दोबारा मिलने की बहुत गहरी इच्छा, बिल्कुल, या कोई अधूरा काम जिसे पूरा करना हो, जैसे कोई किताब लिखना चाह रहे हो या कोई रिसर्च हो, सही, कोई कलाकृति हो जिसे दुनिया को दिखाना हो। बिल्कुल। ये जो भविष्य की तरफ देखना था ना, एक लक्ष्य का होना, ये उन्हें उस वक्त की असहनीय पीड़ा को सहने की एक मानसिक ताकत देता था। सही। और इसके उलट जिन लोगों ने उम्मीद छोड़ दी थी, जिनके लिए भविष्य का कोई मतलब ही नहीं बचा था, वो अक्सर बहुत जल्दी शारीरिक और मानसिक रूप से टूट जाते थे। फ्रैंकल ने इसे बहुत साफ महसूस किया कि जिसके पास जीने का क्यों होता है ना, वो लगभग किसी भी कैसे को झेल सकता है। क्यों और कैसे, ये बड़ी बात है। और इन भयानक हालात में भी, जैसा किताब का एक अहम पहलू है, इंसानियत पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। ये पढ़कर हैरानी होती है कि कैसे लोग छोटी छोटी मामूली चीजों में भी राहत या सुंदरता ढूंढ लेते थे। हाँ, ये सच है। जैसे कड़कड़ाती ठंड में बस कुछ पल के लिए धूप का चेहरे पर पड़ जाना, या किसी साथी कैदी का बस एक सहानुभूति भरा शब्द, या फिर अतीत की कोई अच्छी याद, कोई खूबसूरत पल, प्रकृति का कोई नजारा। हाँ, ये छोटी चीजें जो शायद हम आम जिंदगी में नजरअंदाज कर देते हैं ना, बिल्कुल, उन मुश्किल हालात में वो मानसिक सहारे का एक बहुत बड़ा जरिया बन जाती थीं। ये उस भयानक माहौल में भी इंसानियत, सुंदरता
और एक तरह की आंतरिक स्वतंत्रता के अनुभव के पल थे। आंतरिक स्वतंत्रता? हाँ, ये याद दिलाते थे कि बाहर के हालात चाहे कितने भी बुरे हों, अंदर की दुनिया पर अभी भी थोड़ा नियंत्रण बाकी है। ये सुंदरता या प्रेम का एहसास उन्हें एक पल के लिए उस भयानक सच्चाई से ऊपर उठा देता था और जीने की इच्छा को थोड़ी ताकत देता था। और इन्हीं अनुभवों की भट्टी में तपकर फ्रैंकल का वो क्रांतिकारी विचार सामने आया, जिसे उन्होंने लोगोथेरेपी का नाम दिया। जी। इन स्रोतों का जो केंद्रीय विचार है, जो बार बार उभर कर आता है, वो बहुत शक्तिशाली है। जीवन का असली प्रेरक बल सुख की खोज नहीं, बल्कि अर्थ की खोज है। बिल्कुल सही। इसका मतलब है कि हम इंसान सिर्फ खुशी या आराम के लिए नहीं जीते, बल्कि हमारे जीवन का कोई मतलब हो, कोई उद्देश्य हो, इसके लिए जीते हैं। ये चाहत हमारी सबसे गहरी मानवीय जरूरत है। एकदम सही कहा। और फ्रैंकल ने अपने अनुभवों और अवलोकनों के आधार पर बताया कि जीवन में अर्थ खोजने के मुख्य रूप से 3 रास्ते हो सकते हैं। 3 रास्ते? अच्छा। हाँ। पहला है काम और सृजन, यानी कोई ऐसा काम करना जो हमें सार्थक लगे, जिससे दुनिया में कुछ योगदान हो रहा हो या कुछ नया बनाना। और ये जरूरी नहीं कि कोई बहुत बड़ा काम ही हो। ये एक अच्छी किताब लिखना हो सकता है, कोई वैज्ञानिक खोज हो सकती है, किसी की मदद करना हो सकता है, या बस अपना रोज का काम पूरी लगन से करना। बिल्कुल, वो भी हो सकता है। जब हम अपने काम में कोई उद्देश्य पाते हैं तो जीवन अर्थपूर्ण लगता है। इससे हमें अपनी काबिलियत का एहसास होता है, एक सार्थकता महसूस होती है। ठीक है, और दूसरा रास्ता? जुड़ाव जीवन को बहुत ज्यादा मायने दे सकता है। फ्रैंकल का खुद का उदाहरण है इसमें, है ना? हाँ, सबसे मार्मिक उदाहरण। वो बताते हैं कि कैसे कैंप की सबसे मुश्किल घड़ियों में वो अपनी पत्नी की छवि को अपने मन में बसा लेते थे, उनसे मानसिक रूप से बातें करते थे। उस वक्त उन्हें ये भी नहीं पता था कि उनकी पत्नी जीवित भी हैं या नहीं, लेकिन उनकी पत्नी का वो प्रेम भरा स्मरण ही उन्हें बहुत ताकत देता था। कमाल है। ये प्रेम उन्हें उस दयनीय हालत से ऊपर उठने में मदद करता था, उन्हें याद दिलाता था कि जीवन में अब भी कुछ सुंदर और पवित्र बाकी है। और ये प्रेम सिर्फ रोमांटिक प्रेम नहीं है, ये किसी बच्चे के लिए प्यार हो सकता है, दोस्तों के लिए स्नेह हो सकता है, या पूरी मानवता के लिए करुणा भी हो सकती है। सही। किसी दूसरे इंसान के अनोखेपन को समझना और उसकी कद्र करना, उसके सुख दुख में शामिल होना, ये सब हमारे जीवन को गहरा अर्थ देते हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि हम अकेले नहीं हैं और हमारा होना दूसरों के लिए भी मायने रखता है। और फिर आता है तीसरा रास्ता। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन शायद सबसे गहरा है। दुख और संघर्ष के प्रति हमारा रवैया। हाँ, ये थोड़ा अलग है। आमतौर पर तो हम दुख से बचना चाहते हैं, उसे बुरा मानते हैं, लेकिन फ्रैंकल का कहना है, और ये इन स्रोतों का एक बहुत जरूरी संदेश है, कि जब दुख या तकलीफ ऐसी हो जिससे बचा नहीं जा सकता, जो अनिवार्य हो, हाँ, तब भी हम उसमें अर्थ ढूंढ सकते हैं। हाँ, यहाँ समझने वाली बात ये है कि अर्थ खुद उस दुख में नहीं है, बल्कि उस दुख का सामना करने के हमारे तरीके में है, हमारे रवैये में है। अच्छा, कैसे? जैसा इन अनुभवों से निष्कर्ष निकलता है, असली मायने इस बात में है कि हम उस पीड़ा को सहते कैसे हैं, हम उस चुनौती का जवाब कैसे देते हैं। उदाहरण के तौर पर? मान लीजिए कोई गंभीर बीमारी है जिसका इलाज नहीं है। ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति हिम्मत दिखा सकता है, गरिमा बना रख सकता है, दूसरों के प्रति प्रेम दिखा सकता है। ये चुनाव कि हम दुख के सामने टूट जाएंगे या और मजबूत बनेंगे, यही हमारे चरित्र को बनाता है और जीवन को एक अलग तरह का गहरा अर्थ दे सकता है। ये दिखाता है कि बाहरी हालात कैसे भी हों, हम अपनी अंदरूनी प्रतिक्रिया चुनने के लिए आजाद हैं। तो इन सब का निचोड़ क्या हुआ? अगर हम इन सभी विचारों को एक साथ देखें तो क्या संदेश मिलता है? मुझे लगता है फ्रैंकल का वो कथन यहाँ सबसे ज्यादा फिट बैठता है, जिसे अक्सर दोहराया जाता है। कौन सा? एक इंसान से सब कुछ छीना जा सकता है, सिवाय एक चीज के, मानवीय स्वतंत्रता की अंतिम कड़ी, किसी भी परिस्थिति में अपना रवैया चुनने की, अपना रास्ता चुनने की आजादी। हाँ, बिल्कुल, ये बहुत शक्तिशाली बात है। ये सोचने पर मजबूर कर देता है। मतलब हालात कितने भी बुरे हों, कितने भी हमारे नियंत्रण से बाहर हों, हमारे अंदर ये चुनने की शक्ति हमेशा रहती है कि हम उन हालात का सामना कैसे करेंगे। बिल्कुल। और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े नजरिए से देखें तो इसका मतलब है कि जीवन किसी भी परिस्थिति में, सचमुच किसी भी परिस्थिति में अर्थपूर्ण हो सकता है। किसी भी? हाँ, कोई भी स्थिति ऐसी नहीं है जो हमें सार्थक जीवन जीने से पूरी तरह रोक सके, बशर्ते हम उसमें अर्थ खोजने की कोशिश करें और सही रवैया अपनाएं। फ्रैंकल इस बात पर जोर देते हैं कि हमें जीवन से ये नहीं पूछना चाहिए कि उसका क्या अर्थ है। अच्छा, तो फिर? बल्कि हमें ये समझना चाहिए कि जीवन हमसे हर पल सवाल पूछ रहा है
और हमारा जवाब हमारे कामों और हमारे रवैये से दिया जाता है। लेकिन ये रवैया चुनने की आज़ादी, क्या ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना ही आसान था उन कैंपों जैसी मुश्किल स्थितियों में? स्रोत इस पर क्या बताते हैं कि ये चुनाव कैसे मुमकिन हो पाता था? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। नहीं, ये बिल्कुल आसान नहीं था। फ्रैंकल खुद मानते हैं कि ऐसे हालात में सकारात्मक रवैया बनाए रखना बहुत मुश्किल था और बहुत कम लोग ही ऐसा कर पाते थे। लेकिन जरूरी बात यह है कि ये संभव था। ये चुनाव एक अंदरूनी संघर्ष का नतीजा था। अंदरूनी संघर्ष? हाँ, जिन लोगों के पास भविष्य का कोई लक्ष्य था, या जिनके मन में प्रेम की गहरी भावना थी, या जिनकी कोई आध्यात्मिक आस्था मजबूत थी, उनके लिए ये चुनाव करना शायद थोड़ा ज्यादा संभव हो पाता था। अच्छा। ये कोई जादुई सोच नहीं थी, बल्कि अपनी अंदरूनी शक्तियों को जगाने और बाहरी दबावों के सामने अपनी मानवीय गरिमा को बनाए रखने की एक सचेत कोशिश थी। और यहीं पर वो भविष्य पर ध्यान केंद्रित करने वाली बात फिर से आ जाती है। बिल्कुल। इन नोट्स के मुताबिक वर्तमान की पीड़ा को सहना तब ज्यादा आसान हो जाता है जब हमारी नजर भविष्य के किसी लक्ष्य पे टिकी हो। हाँ। वो लक्ष्य कुछ भी हो सकता है। आजादी के बाद अपने परिवार से मिलना, अपना रुका हुआ काम पूरा करना, या बस उस अनुभव से सीखकर एक बेहतर इंसान बनना। हाँ बिल्कुल। ये भविष्य की आशा ही उस वक्त के अंधेरे में रोशनी का काम करती थी। हाँ, आशा का महत्व इसमें सबसे अहम है। जैसा कि इन विवरणों से साफ है, आशा खो देना वो लगभग मौत को बुलावा देने जैसा था। बाप रे! जिन कैदियों ने उम्मीद छोड़ दी, जिनका विश्वास भविष्य से उठ गया, वो अक्सर बहुत तेजी से शारीरिक और मानसिक रूप से ढह जाते थे। इसे फ्रैंकलिन ने गिविंग अप आइटिस जैसा कुछ कहा, यानी हार मानने लेने की बीमारी। गिविंग अप आइटिस। हाँ, और इसके विपरीत छोटी से छोटी आशा को भी पकड़े रखना जीवन की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक था। वो उम्मीद ही उन्हें रोज सुबह उठने और एक और दिन का सामना करने की ताकत देती थी। किताब में जो उदाहरण दिए हैं वो इस बात को और साफ करते हैं। जैसे वो डॉक्टर वाला उदाहरण। हाँ। अगर कोई डॉक्टर बंदी है और वो सोचता है कि उसे जिंदा रहना है ताकि वो बाहर निकलकर फिर से मरीजों की सेवा कर सके, तो उसके पास जीने की एक बहुत मजबूत वजह है। सही बात है। उसकी अपनी तकलीफें शायद उस बड़े उद्देश्य के सामने थोड़ी छोटी लगने लगती हैं। या फिर वो पिता जिसे पता है कि उसके बच्चे कहीं उसका इंतजार कर रहे हैं और उसे उनकी देखभाल के लिए वापस जाना है, ये जिम्मेदारी का एहसास उसे हार मानने नहीं देगा। हाँ। या वो कलाकार जिसे विश्वास है कि उसकी कला में कुछ ऐसा है जो दुनिया तक पहुंचना जरूरी है। ये सभी उदाहरण दिखाते हैं कि जीवन में एक क्यों का होना कितना जरूरी है। जब जीने का मकसद साफ होता है तो मुश्किल से मुश्किल कैसे, यानी जीने का तरीका, संघर्ष का रास्ता भी सहने लायक बन जाता है। उद्देश्य ही हमें ताकत देता है। तो आज की इस चर्चा से हमने विक्टर फ्रैंकल के अनुभवों और विचारों पर आधारित इन स्रोतों से ये समझा कि जीवन का जो असली मकसद है वो शायद सिर्फ खुशी पाना नहीं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा गहरा यानी अर्थ खोजना है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी सीख ये है कि बाहरी परिस्थितियां चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, अपना रवैया चुनने की, अपनी प्रतिक्रिया तय करने की जो अंदरूनी आज़ादी है वो हमसे कोई नहीं छीन सकता। सही कहा। सोचने की हमारी चाहत, ये सब वो चीजें हैं जो ना केवल जीवन को अर्थ देती हैं, बल्कि हमें मुश्किलों से लड़ने की गजब की शक्ति भी देती हैं। और अंत में इन विचारों के आधार पर सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ। ये स्रोत हमें दिखाते हैं कि इंसान सबसे मुश्किल, सबसे अमानवीय परिस्थितियों में भी अर्थ खोज सकता है और अपनी गरिमा बनाए रख सकता है। हाँ। अगर ऐसा है तो क्या इसका मतलब ये नहीं कि हमारे सामान्य जीवन की जो रोजमर्रा की चुनौतियां हैं, जो मुश्किलें और फ्रस्ट्रेशंस हैं, उनमें अर्थ खोजने और सकारात्मक रवैया अपनाने की हमारी क्षमता कहीं ज्यादा होनी चाहिए? ये तो सोचने वाली बात है। आज हम अपनी दिनचर्या में ऐसा कौन सा छोटा या बड़ा कदम उठा सकते हैं जो हमारे अपने जीवन में या शायद किसी और के जीवन में थोड़ा और अर्थ भर दे? शायद ये सवाल हमें अपने जीवन के उद्देश्यों और हमारी प्राथमिकताओं पर फिर से सोचने की प्रेरणा दे सकता है।